Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GV Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And today we'll discuss very important topic, integrated weed management. And in this topic, many questions are asked in examination, in theory as well as in competitive examinations. And generally assertion reason questions are asked in which situation, which method is suitable and what are the components and other many related questions. So in this lecture we will discuss about what is integrated weed management definition actually given by FAO, Food and Agriculture Organization. There are so many definition but we consider FAO definition. Then what is the need, क्यों ज़रूरत है हमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की. जब हम वीड मैनेजमेंट या वीड कंट्रोल कर ही रहे हैं तो हमें उसको इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत है एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड इट. देन व्हाट इज़ द अप्रोच, क्या अप्रोच होनी चाहिए इसकी. देन व्हाट इज़ द कंसेप्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंसेप्ट इज़ द सेंट्रल आइडिया. तो किसी भी चीज़ का हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट. देन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, हर किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी को फॉलो किया जाता है. देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स, ये आप जानते होंगे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे. देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस, जब हम फॉर्मुलेट करते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट तो क्या किन चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेरी गुड वीड मैनेजमेंट प्रोग्राम. देन व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस स्ट्रेटजी से हमें काम करना चाहिए. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लास्ट इन कॉन्स्ट्रेंट्स. तो इतना आज का लेक्चर रहेगा. तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस टॉपिक को इसी लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरा कंप्लीट सेट आपको इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का मिल सके. तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिए तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी. और इससे पहले जो डिफरेंट मेथड्स वीड कंट्रोल के अपलोड हो चुके हैं आप उसको ज़रूर देखिए, तभी ये कंटिन्यूशन में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव लगेंगी और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको जो है डेवलप होगी. सो फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट. तो देखिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. तो आपने वर्ड सुना होगा इंटीग्रेटेड. तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है इंटीग्रेटेड का कई चीज़ों को हम मिला के काम करें तो इंटीग्रेटेड वीड इंटीग्रेटेड हो गया. किसी भी चीज़ का कई तरह के न्यूट्रिएंट्स का सोर्स मिला लीजिए, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया. इसी तरह से अगर हम यूज मैनी टाइप ऑफ वीड कंट्रोल मेथड्स देन इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट. ये एक सिंपल बात हुई. अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये कंप्लीट बात नहीं है कि हमारे डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स हैं वीड कंट्रोल के, उसको हम आपस में मिला लें, हैंड ब्रीडिंग मिला लें, हर्बिसाइड मिला लें, हम टिलेज मिला लें और उन सबको यूज़ करें और हम उसको कह देंगे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है. तो ये इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट नहीं है. केवल 2 या 3 मेथड को हम मिला के कह दें कि इंटीग्रेशन हो गया तो ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हुए, इसकी अप्रोच पूरी नहीं हुई, इसका कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ. तो ये हमें जानना जरूरी है कि इंटीग्रेटेड का क्या कंसेप्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. अगर वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं होते हैं तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो आज इसको लेक्चर को सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. तो सबसे पहले बात है कि वाई देर इज नीड ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट. वी हैव मैनी वीड कंट्रोल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड्स, प्रिवेंटिव मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. बट देर इज नीड टू इंटीग्रेट ऑल दीज मेथड्स. तो ऐसी हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम सारे मेथड्स को यूज़ करें. हम क्यों नहीं केवल केमिकल को यूज़ कर लेते, क्यों नहीं हम बायोलॉजिकल को यूज़ कर लेते, मैकेनिकल वीडिंग से ही हम काम क्यों नहीं कर लेते, क्या ज़रूरत है इंटीग्रेशन की. तो देखिए ऐसा है कि कोई भी सिंगल जो मेथड है वीड कंट्रोल का, एक तो सारे वीड फ्लोरा को कवर नहीं कर सकता, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता. कुछ ना कुछ एनुअल्स छूट जाते हैं या बाइनियल्स छूट जाते हैं या पेरिनियल्स नहीं हो पाते. कुछ नॉक्सियस वीड्स ऐसे हैं कि जिन पे केमिकल का भी कंट्रोल नहीं होता. पैरासिटिक वीड्स हैं, इन पे भी केमिकल का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता. तो एक अगर हम मेथड लेते हैं एंड दिस सिंगल मेथड कैन नॉट कवर ऑल टाइप ऑफ वीड्स. और हमने देखिए बहुत टाइप ऑफ वीड्स पढ़े हैं, एनुअल हैं, बाइनल हैं, पेरिनियल हैं, एक्वेटिक हैं, नॉक्सियस हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, पैरासिटिक हैं, बहुत सारे वीड्स हैं. तो एक केवल कंट्रोल मेथड कैन नॉट कवर ऑल द वीड्स. तो ये एक प्रॉब्लम है कि हमें सिंगल अप्रोच से अगर हम काम करेंगे तो वो सारे वीड्स कंट्रोल नहीं होंगे. सेकंड ये है कि एक हम कोई मेथड लेते हैं एंड दिस वन मेथड इज नॉट इकोनॉमिकल इन ऑल कंडीशंस. तो जैसे ही कंडीशन चेंज होती है तो उस मेथड की इकोनॉमिक्स चेंज हो जाती है, फिजिबिलिटी चेंज हो जाती है. तो एक मेथड हो सकता है केमिकल मेथड किसी सिचुएशन में
इकोनॉमिकल हो, लेकिन जब हम उसको स्मॉल फार्मर्स के उसमें देखें तो क्या हो जाता है, वो इकोनॉमिकल नहीं रहता। छोटे फार्मर के लिए हैंड ब्रीडिंग अच्छी रहती है, बड़े फार्म्स के लिए क्या रहते हैं, केमिकल्स अच्छे रहते हैं, जहाँ मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एक मेथड एक कंडीशन में इकोनॉमिकल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में जाके चेंज हो जाता है। तो एक सिंगल मेथड सारे वीड्स को कवर नहीं कर सकता, और जो मेथड की जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो बेनिफिट है, वो दूसरे कंडीशन में चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हमें मेथड्स को मिलाना पड़ेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अमंग ऑल द मेथड्स, जितने वीड कंट्रोल मेथड्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो केमिकल, दैट इज़ हर्बिसाइड्स। तो हर्बिसाइड्स को ऑलमोस्ट सभी फार्मर यूज़ करते हैं, और हर्बिसाइड्स का ज़्यादा रिलायंस हो गई है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं फार्मर्स। तो हर्बिसाइड्स के हालांकि बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि हर्बिसाइड्स के जो रेजिड्यू रहता है, सॉइल में रेजिड्यू रहता है, पॉल्यूशन करता है, सॉइल में पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन होता है, तो क्रॉप नेक्स्ट फॉलोइंग क्रॉप में उसके रेजिड्यूज आ जाते हैं, तो ह्यूमन की हेल्थ भी अफेक्ट होती है, सॉइल माइक्रोफ्लोरा पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल जो पॉल्यूशन है बढ़ता है और इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। तो एक प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है हर्बिसाइड्स के साथ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, और रेजिड्यू जो सॉइल में रहता है, और ह्यूमन में भी वो आता है, कैटल में भी वो आता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है हर्बिसाइड्स के साथ, जो हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं हर्बिसाइड का, किसी एक हर्बिसाइड का, तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो ये जो रेजिस्टेंस जब डेवलप हो जाती है तो इन वीड्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा हर्बिसाइड डालेंगे तो भी वो कंट्रोल नहीं होंगे, तो हर्बिसाइड्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। अनदर प्रॉब्लम ये है कि जो हर्बिसाइड होते हैं एक पर्टिकुलर वीड को ही किल करते हैं, या तो ब्रॉड लीफ को, या ग्रासी को, या दोनों को। तो एक पर्टिकुलर वीड स्पीसीज पे ज़्यादा उनका एक्शन होता है, ससेप्टेबल होती है पर्टिकुलर स्पीसीज, तो वो स्पीसीज वहाँ से ख़त्म हो जाती है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो देखिए जो नेचर है उसमें कई तरह के प्लांट स्पीसीज हैं, और एवरी प्लांट स्पीसीज हैज़ इट्स ओन रेलिवेंस इन इकोसिस्टम। और भले ही हमको उसकी रेलेवेंस पता है या नहीं पता है, लेकिन उसकी रेलिवेंस इकोसिस्टम में होती है। तो हर्बिसाइड यूज़ करने से पर्टिकुलर वीड स्पीसीज खत्म हो जाती हैं, और उनकी रेलिवेंस जब खत्म होती है तो इकोसिस्टम में फूड चेन है, फूड वेव, सभी कहीं ना कहीं इनका अल्ट्रेशन होता है, चेंज होती है। तो ये प्रॉब्लम है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर केमिकल मेथड्स में ये एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए उसने ग्रासी और वीड्स को कंट्रोल कर लिया, ब्रॉड लीफ को कर लिया, तो फिर वहाँ सेजेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वीड शिफ्ट हो जाता है, वीड डायनामिक्स चेंज हो जाती है, तो वीड फ्लोरा चेंज होता रहता है अगर हम टोटल रिलायंस हमारी किसके ऊपर है, केमिकल्स के ऊपर है। इसी तरह से अगर हमारी टोटल रिलायंस कल्चरल मेथड्स के ऊपर है तो इफेक्टिवली जो है पेरिनियल वीड्स कंट्रोल नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम हर किसी न किसी मेथड के साथ रहती है कि वो पूरी कवरेज नहीं होती। तो यहाँ क्या है, देखिए कॉस्ट बढ़ जाती है, वीड्स का प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। तो इसलिए हमको एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जो हमारा वीड भी कंट्रोल हो जाए, हमारी इकोलॉजी भी डिस्टर्ब ना हो, और वो प्रॉफिटेबल भी हो। तो दिस इज द नीड। तो जो मैंने प्रॉब्लम बताई, यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की जरूरत है। तो ये अब आपको समझ में आएगा होगा कि हमें इंटीग्रेशन करने की क्यों जरूरत है। देन अनदर इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के। तो देखिए जो हम पे प्रॉब्लम आ रही है उसको हम दूर करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें, इकोसिस्टम मेंटेन कर सकें, वीड्स को कंट्रोल कर सकें, यही इसके क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कीप वीड ग्रोथ अंडर कंट्रोल, हमको उसकी वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना है। अनदर कॉस्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, फार्मर के लिए प्रॉफिट हो, उसकी इनकम बढ़े। अनदर इज इकोलॉजी मेंटेन रहे और कोई पॉल्यूशन इफेक्ट ना हो। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हाउ हमें वीड्स की ग्रोथ को भी चेक करना है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ानी है, और एनवायरनमेंट को भी सेव करना है। यही इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट की बहुत तरह की डेफिनेशन दी गई हैं, और उसमें बहुत सिंपल जो हम लोग ये समझते हैं कि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इज ए मेथड इन विच ऑल कॉम्बिनेशंस और ऑल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल्स आर यूज्ड। तो ठीक है, ये इसका कंपोनेंट है कि डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जा रहा है, लेकिन इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग तरह से अलग अलग डेफिनेशन दी गई है।
लेकिन जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन है वो FAO की है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दी है। तो जो ये डेफिनेशन है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए डेफिनेशन है। और जो पेस्ट क्या होते हैं, देखिए पेस्ट क्या है, ऐसा कोई भी जो लिविंग थिंग जो क्रॉप को हार्म करे वो क्या है, पेस्ट है। डिसीज है वो भी पेस्ट है, इंसेक्ट्स क्या है वो भी पेस्ट है, वीड्स क्या है वो भी पेस्ट है। तो एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन FAO ने दी है कि जिसमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी आता है। अब वो डेफिनेशन क्या है जो मैंने यहां लिख दिया है उसको, कि FAO के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट is a campaign in which all methods, economically, ecologically and toxicologically justifiable methods are used to keep harmful organism below threshold level of economic damage। तो FAO ने यह कहा है कि जितने भी all possible methods हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ये वो कंपेन है, इसको कंपेन उन्होंने बोला है, जो अप्रोच है बड़ा है, ये केवल एक कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसको पूरा कंपेन कहा है कि जिसमें इकोनॉमिकली, जिससे कि हमको बहुत खर्चा ना आए, जिसमें इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली जिसमें एनवायरनमेंट सेफ रहे, एंड टॉक्सिकोलॉजिकली जिसमें मतलब हम कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, यहाँ केमिकल से इसका मतलब है पॉइजन से। जस्टिफिएबल मेथड, जस्टिफिएबल मतलब उसकी वहां रेलिवेंस होनी चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना है, उसका बहुत सोच समझ के जस्टिफाइड यूज करना है, आर यूज। तो देखिए कौन कौन से मेथड्स हैं, इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली एंड टॉक्सिकोलॉजिकली जस्टिफिएबल मेथड्स टू कीप हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। अब ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, डिसीज भी हो सकती है, इंसेक्ट भी हो सकती हैं। हम जब वीड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ वीड बोलेंगे। बिलो थ्रेशहोल्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डैमेज, ये थ्रेशहोल्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डैमेज का मतलब यह है कि देखिए कोई भी पेस्ट होगा क्रॉप को डैमेज करेगा, उस डैमेज से कितना लॉस हो रहा है, कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। यदि इकोनॉमिक लॉस एक लेवल तक हो रहा है तो ठीक है, उसको बियर करना चाहिए। अगर उससे ऊपर हो तब उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड। तब ये थ्रेशहोल्ड का लेवल हर क्रॉप में अलग अलग रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि डैमेज 2% हो और हमने इतना ज़्यादा कॉस्ट लगा दिया कि 2% लॉस होता उस पेस्ट से और हमने पैसा उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगा दिया। तो ऐसा भी नहीं करना। तो हर थ्रेशहोल्ड लेवल निकाला जाता है इकोनॉमिक डैमेज का, कि एक डैमेज के बाद ही इन जनरल हम वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो पेस्ट के लिए, डिसीज के लिए, इंसेक्ट्स के लिए जनरली 5% लेवल रखा जाता है कि जब 5% प्लांट डैमेज होते हैं तब हमको मेथड्स यूज करने चाहिए। ये इन जनरल प्रैक्टिस है। तो कब यूज करना है इसको, बिलो थ्रेशहोल्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डैमेज, कि उसको ऐसे हमें यूज करना है कि जो पेस्ट है, इंसेक्ट है या वीड है या डिसीज है, वो थ्रेशहोल्ड लेवल के नीचे रहे, उसको कंप्लीट खत्म नहीं करना है। या ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलो थ्रेशहोल्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डैमेज, जो इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है उसका जो लेवल है उससे नीचे ही रखना है। तो मतलब जनरल 5% से नीचे रहे, हमको पूरा कंप्लीट खत्म उसे नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि किस किस मेथड को यूज करना है और कितना यूज करना है। तो ये ऊपर वाली लाइन बताती है कि किस किस को यूज करना है, नीचे की लाइन बताती है कि कितना यूज करना है। तो कितना करना है, थ्रेशहोल्ड लेवल तक इकोनॉमिक डैमेज रहे। देन अप्रोच, एंड दिस इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इज सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच में मतलब यह है कि हमको केवल एक सिंगल क्रॉप के लिए नहीं करना है। मान लीजिए राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम है तो पूरे सिस्टम के लिए हमें बनाना है। मेज वीट क्रॉपिंग सिस्टम है तो उस पूरे सिस्टम के लिए हमें अप्रोच बनानी है। एक सिंगल क्रॉप के लिए नहीं बनाना कि हमने एक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट राइस क्रॉप के लिए बना लिया, एक हमने वीट के लिए बना लिया। ऐसा नहीं करना है। जो पूरा सिस्टम है कि जो राइस वीट हम क्रॉप ले रहे हैं या मेज वीट क्रॉप ले रहे हैं या राइस वेजिटेबल पी मेज क्रॉप ले रहे हैं, जितने भी हम क्रॉप ले रहे हैं, जो भी हमारा रोटेशन है, सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम के लिए वीड मैनेजमेंट बनाया जाए कि इस क्रॉप के लिए रहेगा, इस क्रॉप के लिए रहेगा। तो सिस्टम अप्रोच होनी चाहिए। एंड इन दिस सिस्टम अप्रोच प्रिवेंटिव मेथड्स एंड कंट्रोल मेथड्स जितने भी हैं उसको यूज हमें करना है। ऑल प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेथड्स आर यूज, पॉसिबल मेथड्स। हालांकि होने के तो बहुत हैं, ऐसे नहीं हमें सारे के सारे यूज करना है, वहां जो पॉसिबल है, इन राइट टाइम एंड इन राइट प्रपोर्शन। उसका टाइम भी सही होना चाहिए यूज करने का, और किस मेथड को कितना यूज किया जाए। कल्चरल मेथड को कितना यूज करें, मैकेनिकल को कितना यूज करें, केमिकल को कितना यूज करें। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत हैवी रिलायंस हमने केमिकल पे कर दी या बहुत ज़्यादा हम कल्चरल पे आ गए। उसका बहुत जस्टिफाइड होना चाहिए, वो डिपेंड करता है क्रॉप कंपोनेंट पे। ओके, एंड देन इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इकोलॉजिकल ये होना चाहिए,
एनवायरनमेंट के लिए सेफ होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इट इज अ सिस्टम अप्रोच इन विच ऑल पॉसिबल प्रिवेंटिव एंड कल्चरल मेथड्स आर यूज्ड इन करेक्ट टाइम एंड राइट प्रपोर्शन टू सेफ द इन्वायरमेंट। तो ये इसका जो है सिस्टम अप्रोच है। तो एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि हमारी अप्रोच क्या होगी। तो पूछ सकते हैं कि भाई अगर हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारी अप्रोच क्या होगी। तो मैं कहूँगा मेरी पहली अप्रोच ये होगी कि मैं सारे पॉसिबल मेथड्स को यूज़ करूँगा। दूसरी अप्रोच मेरी ये होगी कि मैं सही टाइम पर डालूँ, और जो मेथड्स यूज़ कर रहा हूँ कितना यूज़ करना है उसका प्रपोर्शन मैं डिसाइड करूँगा। डिपेंड करेगा कौन सी क्रॉप है। शुगर केन क्रॉप है तो मैकनाइजेशन पे जाना पड़ेगा। लेग्यूम क्रॉप है तो मैकनाइजेशन नहीं हो सकता है। नैरो क्रॉप में मैकनाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये डिपेंड करता है प्रोपोर्शन क्रॉप पे क्या है। और इन्वायरमेंटली सेफ होना चाहिए, इन्वायरमेंट पे उसका कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हर्बिसाइड यूज करें तो इतना ही यूज करें कि उसका उस क्रॉप में रेजिड्यू ना आए, फॉलोइंग क्रॉप में रेजिड्यू ना जाए, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ना हो। तो इन्वायरमेंटली क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। देन व्हाट इज द कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट क्या है, देखिए हम क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी प्रॉब्लम्स थी, एक तो हमारा वो दूर हो जाए, दूसरा हमारा वीड्स को कंट्रोल करें। तो वीड क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, वीड हम हाई यील्ड के लिए कर रहे हैं। अब हमें हाई यील्ड नहीं जाना है, हमें ऑप्टिमम यील्ड जाना है। हाई और ऑप्टिमम में डिफरेंस होता है। हाई में क्या होता है, एक बार तो हो सकता है हाई ले जाएं लेकिन सॉइल हमारी फटीग कर जाए, फटीगनेस हो जाए, सॉइल फर्टिलिटी पुअर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम ऐसे लेते हैं कि पूरा सिस्टम बना रहे, सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो। तो ऑप्टिमम यील्ड एंड मिनिमम कॉस्ट, हमका कंसेप्ट यह है कि हमको ऑप्टिमम यील्ड लेनी है वीड मैनेजमेंट के थ्रू, कॉस्ट हमारी मिनिमम हो एंड नो हार्म टू इकोलॉजी, और सिस्टम पे जो इन्वायरमेंट है उस पर भी कोई हार्म ना हो। तो ये हमारा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के साथ हम काम कर रहे हैं कि हमारी यील्ड ऑप्टिमाइज हो, कॉस्ट मिनिमम हो, तो देखिए प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, एंड नो हार्म टू इन्वायरमेंट, इकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देन व्हाट आर द प्रिंसिपल, अगर हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं और हमें इसकी जरूरत है तो हम किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो प्रिंसिपल्स हमें देखिए गाइडलाइन देते हैं जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वी हैव टू चेक द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ वीड्स। तो पहला प्रिंसिपल यह है कि जो हमारा एरिया है उसमें नए वीड्स की एंट्री ना हो और जो वीड्स है उनका स्प्रेड ना हो। तो इसको कैसे फिर अचीव करते हैं हम, थ्रू प्रिवेंटिव मेथड्स। अनदर प्रिंसिपल इज इंक्रीज द क्रॉप कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, क्रॉप की कंपटीशन करने के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करें। तो इसको किसके थ्रू अचीव करते हैं हम, मैंने पहले भी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, कल्चरल मेथड्स के थ्रू करते हैं। देन थर्ड प्रिंसिपल इज टू कीप द चेक ग्रोथ अंडर कंट्रोल, हमको क्या करना है, वीट की ग्रोथ को कंट्रोल करना है ताकि वो उस सिस्टम में अडॉप्ट ना कर पाए। तो इसको किसके थ्रू करते हैं हम, क्यूरेटिव मेथड्स के। तो यहां कितने मेथड्स आ गए हमारे, प्रिवेंटिव मेथड्स, कल्चरल मेथड्स एंड क्यूरेटिव मेथड्स। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, प्रिवेंटिव, कल्चरल एंड क्यूरेटिव मेथड्स, ये इसका प्रिंसिपल्स है। अब कंपोनेंट्स क्या होंगे, देखिए जिन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर रहे हैं उस प्रिंसिपल को हम कैसे अचीव करेंगे वही उसके कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड को हम किसके थ्रू कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स को। तो पहला कंपोनेंट इसका प्रिवेंटिव मेथड हुआ। तो प्रिवेंटिव मेथड्स का लेक्चर अपलोड कर चुका हूं मैं, कल्चरल मेथड्स के, क्यूरेटिव मेथड्स के, आप वो लेक्चर्स देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला कंपोनेंट इसका क्या होगा, प्रिवेंटिव मेथड्स हो गए। दूसरा कंपोनेंट इसका क्या हो गया, जो हम क्रॉप एबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, कल्चरल मेथड्स हो गए, मतलब ये क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। दूसरा कंपोनेंट क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। थर्ड वन क्या है, हम वीड ग्रोथ को चेक कर रहे हैं तो हमारे कौन से हैं, क्यूरेटिव मेथड्स हैं। तो इसके जो मेन कितने कंपोनेंट हुए, 3 कंपोनेंट हुए, प्रिवेंटिव मेथड्स, कल्चरल मेथड्स एंड क्यूरेटिव मेथड्स। अब प्रिवेंटिव मेथड्स भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, कल्चरल मेथड्स की भी बहुत ज्यादा लिस्ट है, और क्यूरेटिव मेथड्स की। क्यूरेटिव मेथड्स में कौन कौन से हैं, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल मेथड्स। तो अब आप ये देखेंगे तो इसमें कंपोनेंट जब हम गिनेंगे तो बहुत ही कंपोनेंट हो गए। अब इतने सारे कंपोनेंट्स को हम यूज नहीं करते हैं, तो अब कौन सा कंपोनेंट हम यूज करेंगे कि हमको ये कंपोनेंट यूज करना है कि कवर क्रॉप यूज करनी है या मल्चिंग यूज करनी है, या हमको नैरो स्पेसिंग करनी है, या हमें हर्बिसाइड लेना है, या हमें कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है। तो इसका जो हम बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कंपोनेंट, उसके लिए हमें कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो अनदर इज कंसीडरेशंस, क्या कंसीडरेशंस होने चाहिए। तो देखिए जो हम कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो इस बात पे सेलेक्ट करें कि वहां की वीड स्पीसीज कौन कौन सी हैं, बाइनियल ज्यादा है या पेरिनियल है या एनुअल है, नॉक्सियस है या पैरासिटिक है, उनकी डेंसिटी क्या है।
पहला कंसिडरेशन तो ये होना चाहिए कि हम किन वीड्स को टारगेट करने जा रहे हैं। हो सकता है पैरासिटिक वीड्स बहुत ज़्यादा हो तो उसकी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अप्रोच अलग होगी। देन व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग सिस्टम इज फॉलोड इन दैट एरिया, उसमें कौन सा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, सीरियल किया जा रहा है, सीरियल लेगूम किया जा रहा है, मोनोकल्चर किया जा रहा है, या डबल क्रॉपिंग है, ट्रिपल क्रॉपिंग है। तो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग जो है कंपोनेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। इंटेंसिव क्रॉपिंग है तो हमें ज़्यादा कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। देन अनदर कंसिडरेशन इज टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ दैट कंपोनेंट और दैट मेथड, कि जिस हमने मेथड को यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी टाइमली अवेलेबिलिटी हो जाए। मान लीजिए कि हम यूज़ करना चाह रहे हैं व्हील हो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम पे व्हील हो अवेलेबल हो जाए, या हम पावर वीडर यूज़ करना चाह रहे हैं तो पावर वीडर की अवेलेबिलिटी टाइमली होनी चाहिए, या हम कोई सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो हर्बिसाइड उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। तो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अनदर कंसिडरेशन इज व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, कि हमने जो कंपोनेंट यूज़ कर लिए उसमें कुछ कॉस्ट लगी होगी तो उसमें कितना खर्चा आया, और उस खर्चे से हमने जो वीड्स कंट्रोल किए उससे हमारी कितनी ईल्ड बढ़ी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ खर्चा हमारा ज़्यादा हो गया और ईल्ड उतनी बढ़ नहीं पाई। तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, तो ये हमारे कंसिडरेशन पॉइंट हैं कि जब हम उसके कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं। देन व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मैनेजमेंट। अब हमने क्या किया, कंपोनेंट बना लिए, कंपोनेंट देख लिए, अब उस कंपोनेंट के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो हम जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर ए होल फार्म। जो हमारा फार्म है पूरा उसके लिए बननी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक फार्म में कहीं राइस ले रहे हैं, कहीं मेज ले रहे हैं तो राइस के लिए बनाया, मेज के लिए नहीं बनाया। तो हमारा क्या होना चाहिए, पूरा फार्म। और फार्म में क्या है, रोड भी है तो रोड साइड के वीड्स भी कवर होने चाहिए, चैनल्स हैं तो चैनल के अलॉन्ग जो वीड्स हो वो भी कवर होने चाहिए, कोई हमारा माना पॉन्ड है तो पॉन्ड के चारों तरफ वीड्स हो रहे हैं वो भी कंट्रोल होने चाहिए। अब माना हमने फील्ड के तो कंट्रोल कर लिए लेकिन रोड साइड के कंट्रोल नहीं किए तो क्या होगा, वहाँ वीड्स की फ्लावरिंग होगी और फिर सीड फिर फील्ड में आ जाएगा, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, सारी फेल हो जाएगी, हमारा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। तो ये जो बनना चाहिए कंपोनेंट फॉर ए होल फार्म। तो अब ये कंपोनेंट क्या है, अगर रोड साइड के वीड है तो हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड के अंदर के हम सेलेक्टिव हर्बिसाइड से कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में हम हैंड वीडिंग कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि हम एक ही एरिया पे कंसंट्रेट ना हो, पूरे फॉर्म पर जब तक हम वीड कंट्रोल नहीं करेंगे वीड्स की प्रॉब्लम बनी रहेगी। देन फॉर होल ईयर, तो देखिए सिस्टम अप्रोच है ये, तो हमको ऐसा मैनेजमेंट करना है कि राउंड द ईयर पूरा चलता रहे, साल भर के लिए बने। वो ऐसा ना हो केवल मैंने रबी के लिए बनाया या खरीफ सीजन के लिए बनाया, पूरे ईयर के लिए होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम उसमें कवर हो। तो क्योंकि जो हमारे वीड्स हैं उनका बहुत डाइवर्स नेचर होता है, उनमें बहुत प्रोलिफिक एबिलिटी होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे साइप्रस है या पेरिनियल वीड्स हैं, ये पूरे ईयर फील्ड में रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी हमारी पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम उसको कंट्रोल होल ईयर करें, पर्टिकुलर सीजन में ना करें। देन प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, हमारा प्रैक्टिकली फीजिबल होना चाहिए। कहीं हम ऐसा ना करें कि हमने पावर वीडर तो कंपोनेंट में रखा लेकिन पावर वीडर के लिए जो है 45 स्पेसिंग चाहिए, 50 सेंटीमीटर चाहिए और हमारी जो है नैरो स्पेसिंग क्रॉप है तो पावर वीडर फेल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली फीजिबल होना चाहिए। अब हमने क्या सोचा कि मान लीजिए हम पे 3 हेक्टर का एरिया है और हमने उसमें हैंड बीडिंग का एक कंपोनेंट रखा, तो कितनी बहुत ज़्यादा मैनुअल लेवल लग जाएगी, 3 हेक्टर एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिकली फीजिबल होना चाहिए। और टाइम टेकिंग होती है हैंड बीडिंग, पता चला कि 10 दिन जो हैंड बीडिंग में लग गया तब तक क्रॉप को डैमेज हो गया, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। मान लीजिए हम खरीफ सीजन में मैकेनिकल वीडिंग के सोच रहे हैं कि हम मैकेनिकल वीडिंग करेंगे, मान लीजिए रेन्स हो गई, बारिश होगी, खेत गीला हो गया, अब मैकेनिकल वीडिंग हो नहीं सकती, मैकेनिकल वीड कंट्रोल होगा ही नहीं, गीले खेत में चलेगी ही नहीं, उसमें कोई भी इक्विपमेंट या ट्रैक्टर कुछ नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि उसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी कितनी है। देन इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी नहीं होनी चाहिए। देन एनवायरमेंटली सेफ, एनवायरमेंटली साउंड, तो बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली सेफ। तो यही इसके पीछे का जो है थीम है, सेंट्रल आइडिया है, जिसको हम कॉन्सेप्ट कह रहे हैं बार बार, ऑप्टिमम यील्ड विद मिनिमम कॉस्ट एंड नो हार्म टू इकोलॉजी। तो इकोनॉमिकली फेवरेबल होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं तो उसका हमें करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और देन स्ट्रेटजीज, अगर हम स्ट्रेटजीज देखें तो देखिए स्ट्रेटजी फार्मर बनाता है अपने फील्ड के लिए,
तो अगर दो फार्मर के फील्ड है और एक फार्मर ने तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अप्रोच अडॉप्ट कर रखी है और उसके जो पड़ोस वाला फार्मर है उसने अडॉप्ट नहीं कर रखी है, तो उसके जो वीड्स उसके फील्ड में जो होंगे तो वहाँ से देखिए फ्लावरिंग होगी, सीड्स उड़ करके आ जाएंगे या किसी भी दूसरे तरीके से आ जाएंगे। तो एक फार्मर अगर अडॉप्ट करता है और उसके बगल वाला फार्मर इन को अडॉप्ट नहीं करता है तो नेक्स्ट ईयर फिर से उसके फील्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कम्युनिटी लेवल पे इसको करना चाहिए। तो कम्युनिटी लेवल पे जो पूरा विलेज है उसको पूरे को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो कम्युनिटी लेवल पे इसकी पहली अप्रोच जो स्ट्रेटजी है वो कम्युनिटी लेवल पे है कि कम्युनिटी लेवल पे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अप्रोच बनाई जाए और प्रैक्टिकल मेथड्स को ही अडॉप्ट किया जाए। दूसरा, नेशनल लेवल पे इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म होने चाहिए ताकि बाहर की वीड सीड ना आए, कुछ क्वारंटाइन मेथड्स होने चाहिए, कुछ रूल होने चाहिए, कुछ लॉ होने चाहिए, स्ट्रीट लॉ होने चाहिए ताकि बाहर से जो इन्वेजन हो रहा है या जो एलाइन वीड्स आ रहे हैं वो ना आए। तो नहीं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उनका इंट्रोडक्शन रोका जाए, उनका स्प्रेड रोका जाए। तो दो हम अप्रोच पे काम कर सकते हैं, दो स्ट्रेटजीज हम काम कर सकते हैं। पहली है कम्युनिटी स्ट्रेटजी, कम्युनिटी लेवल पे जिसको हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच सभी को करनी है, सभी को अपनाना है। दूसरा नेशनल लेवल पे करना है जिसमें कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने में। नेक्स्ट, एडवांटेजेस। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी बात की है, जो हमारी नीड थी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जो हमारे कंसेप्ट थे, इनको आप ध्यान से देखें, सारे यही एडवांटेज हैं। तो जो हमारी जरूरत है, जो अगर हमारी जरूरत पूरी हो जा रही है तो वही हमारा एडवांटेज हो रहा है। तो देखिए एडवांटेज क्या है, हमने देखिए सारे मेथड्स को यूज किया है तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यूज किया, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा, ये पूरे क्रॉपिंग सिस्टम के लिए फेवर करता है, सिंगल क्रॉप के लिए नहीं करता। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट से क्रॉप की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ती है, तो वीड का स्प्रेड चेक होता है। वीड उसमें हर्बिसाइड्स को हम कंट्रोल्ड वे में यूज कर रहे हैं, सभी मेथड को यूज कर रहे हैं लेकिन हर्बिसाइड्स को हम कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं, तो उसमें जो हर्बिसाइड्स की जो रेजिड्यू प्रॉब्लम थी वो नहीं हो रही। एनवायरनमेंट सेफ है, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इकोलॉजी मेंटेन है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। तो देखिए कॉस्ट, जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था वो कंसेप्ट हमारे फुलफिल हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, यील्ड मिल रही है, हमें जो है प्रॉफिट मिल रहा है, इकोलॉजी भी मेंटेन है और जो वीड रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम थी वो भी नहीं हो रही है। देन देयर आर सम कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जो अगर हम वीड मैनेजमेंट बनाते हैं तो कई कंपोनेंट हैं, तो इसमें हमें कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है। हालांकि इसको कुछ डिसएडवांटेज नहीं होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स लिमिटेशंस होती हैं। पहला कॉन्स्टेंट तो यह है कि इतने सारे हमारे पास मेथड हैं, किस मेथड को चूज किया जाए, तो कॉम्प्लिसिटी हो जाती है इन फॉर्मुलेशन और इन सेलेक्टिंग द कंपोनेंट कि किस को हम यूज करें, और जैसी क्रॉप चेंज होती है फिर हमें कंपोनेंट भी चेंज करना पड़ता है। तो कांस्टेंट ये रहता है कि कॉम्प्लिसिटी इन फॉर्मुलेशन ऑफ कंपोनेंट। सेकंड इसका कांस्टेंट ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ दैट कंपोनेंट टाइमली। अगर हम मैकेनाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मैकेनाइज्ड कंपोनेंट के लिए उसकी टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, ये इसकी लिमिटेशन है। तो इस कारण से जो फार्मर जो हायर करते हैं मशीनरी वो उनको टाइमली अवेलेबल नहीं होती है। तीसरा, स्किल्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड, क्योंकि कंपोनेंट का जो इंटीग्रेशन करना होता है तो वो आप ऐसी हम कर देंगे तो एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं या एक दूसरे को इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए हैंड ब्रीडिंग की और हैंड ब्रीडिंग के बाद ही हर्बिसाइड डाल दिया, या हर्बिसाइड के बाद हैंड ब्रीडिंग कर दी तो हर्बिसाइड का इफेक्ट खत्म हो गया, या हमने हर्बिसाइड डाला उसके 10 दिन बाद मैकेनिकल ब्रीडिंग कर दी तो हर्बिसाइड इफेक्ट अपना शो ही नहीं कर पाया। तो इस तरह के हमें ये कांस्टेंट लिमिटेशन रहती है कि हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए ताकि उस कंपोनेंट आपस में कॉपरेट करें, एंटागोनिस्टिक ना करें, कि उसके इफेक्ट को नलीफाई ना करें। ये कांस्टेंट है। अनदर कांस्टेंट जो मैंने आपको बताया, कम्युनिटी लेवल पे इसको करने की जरूरत है। एक फार्मर कर रहा है, उसका बगल वाला नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर उसके खेत में फिर से वीड्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम, ये कांस्टेंट्स हैं कि कम्युनिटी लेवल पे करना पड़ता है। अगर एक या दो फार्मर करेंगे, इन मेथड इसको अडॉप्ट करेंगे, तो वो लॉन्ग रन में सक्सेस नहीं होगा। तो ये इसके कांस्टेंट्स हैं, हालांकि डिसएडवांटेज नहीं है। जो इसके, अगर हम इन कांस्टेंट्स को दूर कर लें तो हम बहुत अच्छी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की क्या है IWM। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।